नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोड़ ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का यह हमारा वीडियो लेक्चर 5.3 है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि परमाणु की संरचना के नियम क्या होते हैं, परमाणु संरचना किस तरह की होती है, यह सारी बातें हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो दोस्तों, चूंकि हम लोग अब परमाणु संरचना के बारे में जानते हैं, हमें पता है कि पदार्थ में कौन कौन से कण होते हैं और किस तरह से परमाणु मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं। पहले पदार्थ मिलकर के अणु बनाएंगे, फिर अणु मिलकर के पदार्थ बनाते हैं। तो दोस्तों, चूंकि हम लोग अब पदार्थों के बारे में जान चुके हैं, तो दोस्तों चूंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, विद्युत जो होती है, वो पदार्थ से जुड़ा हुआ गुण है, तो इसीलिए हमें पदार्थ की संरचना समझना जरूरी होती है। पदार्थ किस तरह से बना होता है, उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, यह सारी बातें हमारे लिए समझना जरूरी था। अब चूंकि दोस्तों यह सारी बातें हम लोग जानते हैं, तो आइए हम विद्युत धारा को फिर से एक बार परिभाषित करते हैं और समझते हैं कि आखिर विद्युत धारा क्या होती है। दोस्तों, शुरू में हमने विद्युत के बारे में आपको पढ़ाया था, तो आपको केवल साधारण भाषा में बताया था कि विद्युत एक ऊर्जा होती है, ठीक है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, जिसे केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, जिसको प्रभावों के माध्यम से हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम पुनः यहाँ पर विद्युत को परिभाषित करते हैं, हम विद्युत धारा को परिभाषित करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा, ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसा कि हमने परमाणु संरचना में जाना कि परमाणु का एक मूलभूत कण होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। तो दोस्तों, जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन यदि मुक्त हो जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त होने का मतलब होता है दोस्तों कि जब परमाणु के पास यह इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन में नाभिक के कारण एक आकर्षण बल लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋणात्मक आवेशित होता है और प्रोटॉन जो है वह धनात्मक आवेशित होता है। तो इसीलिए ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बांध कर रखता है, परमाणु के साथ उसे परमाणु के पास रखता है। लेकिन जैसे मान लीजिए यदि हम बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हम वोल्टेज वगैरह लगाते हैं, तो किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और ऐसा परमाणु जब उस पदार्थ में गति करता है, पदार्थ में या कंडक्टर में जब गति करता है, तो इस इलेक्ट्रॉनों की गति को ही, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की गति को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि किसी कंडक्टर में, किसी चालक पदार्थ में आवेशों के प्रवाह को, ठीक है, आवेशों की गति को हम लोग एक नाम दे सकते हैं, और ये आवेशों की जो गति होती है दोस्तों, इसे हम लोग जनरली विद्युत धारा कहते हैं। या आइए डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रवाह करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वोल्टेज लगाने पर, ठीक है, या किसी भी तरह से जब इसे उत्तेजित किया जाता है परमाणु को या पदार्थ को, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है और इलेक्ट्रॉनों पर चूंकि आवेश होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में आवेशों की गति होती है, आवेशों का प्रवाह होता है, तो उस पदार्थ में हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होना कहते हैं। अगर परिभाषा दें तो इसे पारिभाषिक रूप से आप समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के या आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, विद्युत धारा को समझने के बाद आइए अब हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी सर्किट में यदि मान लीजिए विद्युत धारा को आपको दर्शाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल एक सर्किट बनाते हैं, जैसे एक बैटरी, और मान लीजिए इसमें हम लोग यहाँ कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक ये बहुत ही सिंपल सर्किट मैंने बनाया है। अब इस सर्किट में मान लीजिए जैसे आपको दर्शाना है कि इसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, तो विद्युत धारा को दर्शाने के लिए दोस्तों हम एक तो प्रतीक I का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर सर्किट में धारा की दिशा बताने के लिए एरो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों, विद्युत धारा
के बारे में आप लोग याद रखें कि विद्युत धारा का प्रतीक आई होता है। ठीक है, विद्युत धारा को किसी सर्किट में दर्शाने के लिए हम लोग अंग्रेजी का अक्षर आई का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत धारा का प्रतीक जो है आई हो जाएगा। इसके अलावा विद्युत धारा के बारे में आप लोग एक बात और याद रखें कि दोस्तों जैसे देखिए हर राशि को मापने के लिए हमारे पास एक मात्रक होता है। जैसे लंबाई को मापने के लिए लंबाई की जो इकाई होती है वो मीटर होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु की लंबाई आपको दर्शाना है तो आप 5 मीटर 10 मीटर आखिरी में जो क्वांटिटी होती है उसके पीछे एक यूनिट लगाते हैं। उसी तरह से विद्युत धारा को हम लोग जब मेजर करते हैं या विद्युत धारा का जब मान व्यक्त करते हैं तो इसमें भी हमें इकाई की जरूरत पड़ती है। तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वह एम्पियर कहलाती है। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। इसे अंग्रेजी के अक्षर AMP से दर्शाया जाता है या केवल सिंपली आप अंग्रेजी का अक्षर A लिख देते हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं। मात्रक को आप A की सहायता से भी लिख सकते हैं और AMP लिख देंगे तो भी वह एम्पियर को ही बताता है। जैसे मान लीजिए किसी सर्किट में आप दर्शाना चाहते हैं कि 5 एम्पियर करंट बह रही है तो आप लिखेंगे 5 और A, इसका मतलब हुआ 5 एम्पियर, या कहीं कहीं पर आप ऐसा भी लिखा हुआ देख सकते हैं 5 AMP, दोनों एक ही बातें होती है। तो विद्युत धारा का प्रतीक आई होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा के बारे में दोस्तों आप एक बात और ध्यान रखें कि विद्युत धारा की जो गति होती है, जैसा कि मैंने बताया विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहा जाता है या आवेशों के प्रवाह को कहा जाता है। तो दोस्तों विद्युत धारा की कुछ गति भी होगी, है ना, कोई भी पदार्थ या कोई भी कण यदि मूव कर रहा है तो उसकी कुछ गति भी होगी। तो दोस्तों विद्युत धारा की जो गति होती है वह प्रकाश की गति के बराबर होती है, और प्रकाश की जो गति है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है, स्क्वायर नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो जो विद्युत धारा की गति होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, मतलब कि 1 सेकंड में यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जा सकता है। यदि दोस्तों आपको यह टर्म समझ में नहीं आती है इस तरह से तो आप इसे पूरा लिख करके भी देख सकते हैं। तो 3 × 10⁸ का मीटर होता है, मीटर का मतलब होता है कि 3 के पीछे आप 8 शून्य लगा लें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें देखिए दोस्तों यहाँ मीटर लिखा हुआ है तो इसे किलोमीटर में करने के लिए हम 3 शून्य काट देते हैं, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो अब कितनी शून्य बची हमारे पास, कितनी संख्या बची, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। इसका मतलब होता है कि विद्युत धारा 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है विद्युत धारा की स्पीड होती है। तो आप समझ सकते हैं कि विद्युत धारा कितनी तेज गति से चलती है या ट्रेवल करती है। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत धारा को हमने परिभाषित किया, विद्युत धारा की गति के बारे में जाना। आइए दोस्तों अब हम विद्युत धारा को और विभाजित करते हैं। विद्युत धारा भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है। जैसा हमने जाना था कि विद्युत 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थिर विद्युत और दूसरी होती है गतिशील विद्युत। अब जो गतिशील विद्युत होती है या जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा भी 2 प्रकार की होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि विद्युत धारा के प्रकार कौन कौन से होते हैं और किस तरह से उन्हें हम समझ सकते हैं, क्यों हमने अलग अलग वर्गों में विद्युत धारा को या गतिशील विद्युत को परिभाषित किया है। दोस्तों विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली होती है डीसी विद्युत धारा, या जिसे हम लोग दिष्ट धारा भी कह सकते हैं। दिष्ट धारा बोले तो दिष्ट धारा का भी मतलब डीसी ही होता है, या दिष्ट धारा भी बोलते हैं इसे। इसके अलावा इसे डायरेक्ट करंट भी कहा जाता है। तीनों एक ही बातें हैं, एक ही राशि को बताते हैं। डीसी या इंग्लिश में हम फुल फॉर्म में लिखें तो डायरेक्ट करंट, और जब उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो ये सिंपली डीसी कहलाती है। तो डीसी या डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा,
यदि इनके बारे में कोई बात कही जाती है तो उसका मतलब डायरेक्ट करंट से होता है या एक ही होता है। तो हम डायरेक्ट करंट को जानेंगे, डायरेक्ट करंट को परिभाषित करेंगे और इसका कहाँ उपयोग होता है यह भी हम लोग जानेंगे। लेकिन इसके पहले एक प्रकार और होता है करंट का, वह मैं बता देता हूं आपको, जिसे हम लोग कहते हैं एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसे एसी करंट भी कहा जाता है या इसे हम लोग फुल फॉर्म में लिखें तो ये अल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हैं। इसे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, या इसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार की जो करंट है, डीसी करंट हो या एसी करंट, दोनों के हम लोग दो और नाम एक्स्ट्रा होते हैं, तो दोनों के बारे में आप लोग ध्यान रखें और किसी शब्द से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि दिष्ट धारा क्या होती है। देखिए दोस्तों, दिष्ट धारा का मतलब होता है वह विद्युत धारा जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान स्थिर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यदि हम यहाँ पर एक सर्किट बनाते हैं, एक सर्किट में हम लोग बैटरी लगा रहे हैं या बैटरी या सेल लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए हमने 12 वोल्ट का ये सेल लगाया है और इसका कनेक्शन हमने पहले हम यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, दोस्तों जब इस सर्किट में जो बैटरी या सेल की सहायता से जो सर्किट में करंट ली जा रही है, तो इस सर्किट में जब हम लोग एमीटर लगाते हैं और इसे जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पर इस सर्किट को जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है तो यहाँ आप मीटर की यदि रीडिंग देखेंगे तो ये जो एमीटर है यह हमेशा एक निश्चित रीडिंग को बताता है। ठीक है, यह हमेशा एक निश्चित रीडिंग को बताता है, एक स्थिर रीडिंग को बताता है। मान लीजिए यह 2 एम्पियर रीडिंग दे रहा है, तो डीसी करंट से, डीसी सोर्स से जो आप करंट लेते हैं यह हमेशा 2 एम्पियर ही बताएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि वह सोर्स जिसमें की जो भी राशि है, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, यदि मान लीजिए करंट की बात करें तो इसमें ये जो करंट है ये लगभग स्थिर बना रहेगा, 2 एम्पियर पर ही रहेगा हमेशा। तो इस तरह की राशि जो है डीसी या डायरेक्ट करंट कहलाती है। ठीक है, क्योंकि इसका मान स्थिर है, इसका मान स्थिर है और इसकी दिशा भी स्थिर है। यह लोड में हमेशा ए से बी टर्मिनल की तरफ ही प्रभावित होगी। ठीक है, ये एम्पियर है और ये जो ए है हमने टर्मिनल को नाम दिया है, इसे हम लोग एक्स वाई नाम भी दे सकते हैं। ये टर्मिनल एक्स कहलाएगा और ये टर्मिनल वाई, तो इसकी दिशा जो है एक्स से वाई की ओर है। तो यहाँ देखें 2 कंडीशन होती है दोस्तों किसी राशि को डीसी होने के लिए, कि एक तो उसका मान स्थिर रहे, जैसे इसका मान स्थिर बना हुआ है, दूसरा उसकी दिशा स्थिर होती है। तो दिशा स्थिर है, हमेशा यह एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। यदि इसी चीज को हम लोग ग्राफ पर बनाए तो यहाँ मैं टाइम को दर्शा देता हूँ, है ना, क्योंकि लगातार स्थिरता को दिखाने के लिए हम टाइम स्केल पे अलग अलग समय पे इस बैटरी के द्वारा दिया जाने वाला करंट को मेजर कर रहे हैं अलग अलग समय पे। और यदि वो समय के साथ स्थिर रहता है, अलग अलग समय पे जब हम मेजरमेंट लेते हैं इस एमीटर के द्वारा, तो यदि करंट स्थिर रहता है तब इस करंट को हम डीसी या डायरेक्ट करंट कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एक स्केल बनाते हैं जो करंट को दर्शाती है, 1 एम्पियर, फिर ये 2 एम्पियर, फिर ये 3 एम्पियर। तो जब दोस्तों हम अलग अलग समय पर इस करंट को मेजर करते हैं तो हम पाते हैं कि जब पहला सेकंड पर जब हम मेजर करेंगे, फिर 2 सेकंड के बाद क्या होगा करंट का मान, फिर 3 सेकंड और फिर 4 सेकंड। तो ये अलग अलग समय पर हम लोग करंट का मान मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ उदाहरण के लिए मैं सेकंड बता रहा हूँ, आप इसे प्रैक्टिकली जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे 1 मिनट, 1 मिनट में हमने मेजर किया, फिर 2 मिनट के बाद मेजर किया, 3 मिनट के बाद मेजर किया, 4 मिनट के बाद मेजर किया। तो दोस्तों यहाँ पे जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इसमें यदि ये जो बैटरी की करंट है ये हमेशा यदि 2 एम्पियर बनी रहती है, चूंकि ये कांस्टेंट है, देखें आप लोग यहाँ 2 एम्पियर पे है, यहाँ भी 2 एम्पियर थी, 2 मिनट बाद भी 2 एम्पियर थी, 3 मिनट बाद भी 2 एम्पियर थी और 4 मिनट बाद भी 2 एम्पियर थी।
इस ग्राफ को हम यहाँ पे बिंदुओं को मिला दें तो इस तरह का ग्राफ डीसी करंट के लिए बनता है। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि वह करंट जिसका मान स्थिर होता है और जिसकी दिशा भी स्थिर होती है। ये पॉजिटिव दिशा थी, ठीक है, पॉजिटिव करंट की दिशा थी, x से y की दिशा थी। यदि मान लीजिए करंट की दिशा उलट जाती, y टू x हो जाती, तो हम यहाँ इस स्केल पर मार्क करते, ये हमारी नेगेटिव करंट थी होती। ठीक है, लेकिन डीसी के केस में केवल पॉजिटिव करंट होती है, करंट केवल x से y की तरफ चलती है, इसीलिए इसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो ये आप नीचे अभी इस पे ना जाएं। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जाने इसके पहले मैं बता दूं कि डीसी करंट जो है, डीसी करंट के आप प्रैक्टिकल जीवन में देख सकते हैं कि जो बैटरी से ली जाने वाली करंट होती है वो बैटरी की करंट डीसी करंट होती है। इसके अलावा दोस्तों डीसी करंट का जो उपयोग है वह हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं वह सभी डीसी पर कार्य करते हैं। साथ ही साथ जैसे विद्युत लेपन करना होता है या धातु निष्कर्षण करना होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या जो धातु निष्कर्षण यानी कि जो अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना होता है उसको धातु निष्कर्षण कहते हैं, या मेटल एक्सट्रैक्टिंग। ठीक है, शुद्ध रूप में धातु को प्राप्त करना, यह सारी प्रक्रिया हम लोग डीसी धारा की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत लेपन के बारे में यदि जिसे नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए कुछ धातुओं पर जंग लगती है, उन्हें जंग से बचाने के लिए हमें किसी अन्य धातु की परत चढ़ाना होती है। तो ये जो अन्य धातु चढ़ाने की प्रक्रिया होती है इसे हम लोग विद्युत लेपन, इसे हम लोग लेपन कहते हैं। और जब इसे हम लोग बैटरी में जो प्रक्रिया होती है, बैटरी वाली प्रक्रिया के द्वारा जब इसे हम लोग अन्य धातु की परत किसी धातु पर चढ़ाते हैं तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को डिटेल में जानने को मिलेगा। नेक्स्ट सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, वहां पर आपको विद्युत रसायन, वहां पे आपको ये सारी चीजें जानने को मिलेगी। अभी आप केवल इतना याद रखें कि डीसी धारा का उपयोग हम लोग विद्युत लेपन में करते हैं, धातु निष्कर्षण में करते हैं और बैटरियों में करते हैं। साथ ही साथ घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं वहां पर भी डीसी धारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों डीसी के बाद अब आइए हम लोग जानते हैं कि एसी करंट क्या होती है। ठीक है, नंबर 2 है हमारा एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा। दोस्तों की प्रत्यावर्ती धारा हमें एक अल्टरनेटिंग सोर्स से प्राप्त होती है और अल्टरनेटिंग सोर्स को हम इस तरह का सिंबल जो मैंने बोर्ड पर बनाया हुआ है इसकी सहायता से दर्शाते हैं। यह हमारा अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। अब यहाँ पे हम एक एमीटर लगाएंगे और यह एमीटर जो होता है यह तात्क्षणिक वैल्यू दर्शाता है। ठीक है, मतलब कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू दर्शाता है, मतलब कि जब आप इस सर्किट में किसी विशेष समय पे जो करंट हो रहा है उसका मान दिखाएगा। तो यह कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप केवल इतना ध्यान रखें यहाँ एक एमीटर है। ठीक है, अब ये एमीटर है, इसके बाद हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं यानी कि सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके पश्चात ये जो एसी सोर्स है, इस एसी सोर्स का जो करंट की वैल्यू आप मेजर करोगे तो दोस्तों हम पाते हैं कि यदि अलग अलग समय पे जब हम एमीटर की रीडिंग देखते हैं, मान लीजिए जो 1 मिनट बाद यदि आप इस अल्टरनेटिंग करंट की मीटर की रीडिंग देखेंगे तो यह मान लीजिए हमें 1 एम्पियर दिखती है। उसके बाद आप इसे मान लीजिए अगले से मिनट बाद देखते हैं यानी कि दूसरे मिनट पर देखते हैं, 2 मिनट बाद देखते हैं तो इस एमीटर की करंट आपको 2 एम्पियर मिलती है। फिर अगले समय देखते हैं आप, तीसरे मिनट बाद देखते हैं तो इस एमीटर की रीडिंग हमें 3 एम्पियर दिखती है। अब उसके बाद फिर हम जब इसे चौथे मिनट में देखते हैं तो चौथे मिनट में ये एम्पियर की रीडिंग जो है कम होने लगती है, यह वापस से 2 एम्पियर आएगी। फिर इसी तरह क्रमशः ये अगले मिनट में 1 एम्पियर हो जाएगी और फिर अगले मिनट में ये 0 एम्पियर हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ऐसा विद्युत धारा का सोर्स जिसमें विद्युत धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है ना, समय के साथ लगातार एक निश्चित दर पर बदलता रहता है, उसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और है यहाँ पर दोस्तों जो इसे डीसी से भिन्न करती है कि जिस तरह से डीसी में विद्युत धारा की दिशा हमेशा एक ही
तरफ थी, x से y की तरफ थी, लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा भी बदलती रहती है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जब एमीटर की करंट दोबारा से पॉजिटिव होकर के जीरो हो जाती है, पॉजिटिव मैक्सिमम होकर के जीरो हो जाती है, तो विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाती है और दिशा इसकी y से x की तरफ हो जाती है। यानी कि इसमें विद्युत धारा की जो दिशा है वो ऋणात्मक भी होती है ना, यानी दिशा बदल जाती है। तो ऐसा विद्युत धारा का सोर्स जिसमें विद्युत धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है, ऐसी विद्युत धारा वह विद्युत धारा जिसका विद्युत धारा का मान समय के साथ लगातार बदलता रहता है, एक निश्चित दर पे बदलता है और जो दिशा भी बदलता है, ऐसी विद्युत धारा को हम लोग एसी कहते हैं। इस तरह की विद्युत धारा को हम लोग एसी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। यदि ग्राफ इसे आप ग्राफ पे दर्शाएं और यहाँ पर यदि पॉजिटिव करंट लें, ये पॉजिटिव करंट, और दूसरी तरफ यदि हम नेगेटिव करंट दर्शाएं, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो हमारा वो इस तरह से बनता है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। मतलब कि विद्युत धारा पहले पॉजिटिव होती है, बढ़ती चली जाती है, फिर कम होती है, उसके बाद फिर विपरीत दिशा में यानी कि x से यानी कि y से x की तरफ जाने लगती है, तो इसे हम नेगेटिव डायरेक्शन दर्शाते हैं और आखिरी में फिर जीरो होता है। अब इसके बाद आगे ये फिर से इसी साइकिल को रिपीट करती है। तो इस तरह की विद्युत धारा जिसमें धारा का मान समय के साथ एक निश्चित दर पे बदलता है और विद्युत धारा की दिशा भी बदलती है, इसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, यह हमें जो सप्लाई की जाती है, यानी कि विद्युत बोर्ड से आपको स्विच बोर्ड से जो सप्लाई प्राप्त होती है, यह अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग काफी सारी जगहों पर किया जाता है, जैसे कि आपके अल्टरनेटर्स में, जनरेटर्स में, इसमें एसी ही उत्पन्न होती है दोस्तों। साथ ही साथ ये जो ऊष्मक उपकरण होते हैं जैसे कि विद्युत केतली, टोस्टर, इन सभी उपकरणों में, या हीटर, इमर्शन रॉड, इन सभी में दोस्तों एसी करंट का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग विद्युत धारा को जानने के बाद, विद्युत धारा के प्रकार को जानने के बाद अब देखते हैं कि विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा को हम लोग देख नहीं सकते, उसे केवल प्रभावों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य मुख्य जो प्रभाव हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों विद्युत धारा के जो प्रभाव हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। दोस्तों ऊष्मीय प्रभाव का मतलब है कि देखिए, जब भी आप किसी कंडक्टर में, ठीक है, चाहे वह कॉपर का कंडक्टर हो या एल्यूमिनियम कंडक्टर हो, मतलब ऐसा भी कोई पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो जाती है, तो उसमें जब आप विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो आपने देखा होगा कि या महसूस किया होगा कि वह तार जो है वह गर्म हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है और इंसुलेशन के ऊपर भी यदि कभी हम संपर्क में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहां हमें गर्मी की अनुभूति होती है, वहां हमें ऊष्मा महसूस होती है। तो दोस्तों इसका कारण यह होता है कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो वह चालक का जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करता है और इस विरोध के फलस्वरूप विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों किसी भी विद्युत धारा वाही चालक में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक गर्म हो जाता है। यही प्रभाव विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रभाव है, यह प्रभाव जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह प्रभाव जो है हमें काफी उपयोगी है और इसका प्रयोग करके हम लोग हीटर बना सकते हैं,
विद्युत केतली बना सकते हैं, टोस्टर बनाते हैं, इमर्सन रॉड बनाते हैं। तो ऐसे विद्युत धारा की जितनी भी ऊष्मक मतलब विद्युत से जितने भी ऊष्मक बल उपकरण हैं वह सब इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमारा ऊष्मीय प्रभाव था। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा प्रभाव कौन सा होता है। तो विद्युत धारा का जो दूसरा प्रभाव होता है वह होता है चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, दोस्तों जब विद्युत धारा किसी चालक में से प्रभावित की जाती है तो चालक गर्म तो होता ही है जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन गर्म होने के साथ साथ तो कंडक्टर के चारों ओर का क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए वो कंडक्टर है, ये तार है, तो इस तार के चारों तरफ जब इसमें से विद्युत धारा प्रभावित की जाएगी चालक में से, तो इस तार के चारों तरफ एक विद्युत धारा के कारण चुंबकीय फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये जो तार है इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों वस्तुओं को, जो चुंबकीय वस्तुएं हैं जैसे लोहा, निकिल, फेराइट, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है, चिपकाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, यानी कि तार जो है, जब तार में से विद्युत धारा यदि प्रभावित की जाए तो उसके द्वारा चुंबक उत्पन्न हो जाना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि बिना इस प्रभाव के हम लोग जनरेटर्स, अल्टरनेटर्स यह बना नहीं सकते। ठीक, अल्टरनेटर्स में जो चुंबक उत्पन्न की जाती है वह इस प्रभाव की सहायता से ही उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है, इसे आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा जो अगला प्रभाव होता है वह होता है रासायनिक प्रभाव। ठीक है, रासायनिक प्रभाव दोस्तों जब विद्युत अपघट्य पदार्थ में से विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे पदार्थ दोस्तों जिनमें से विद्युत धारा प्रभावित करने पर, ठीक है, विद्युत धारा प्रभावित करने पर यदि किसी केमिकल में से उसके जो जिन पदार्थों से मिलकर वह केमिकल बना हुआ है, यदि वह पदार्थ अलग अलग हो जाएं, तो ऐसे पदार्थ को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। और ये प्रक्रिया, मतलब कि ये प्रक्रिया जिसमें कि यदि मान लीजिए किसी केमिकल में से विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह अपने अवयवों में या अपने निर्माण वाले पदार्थों में वापस से डिवाइड हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रभावित करने पर अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं उसे हम लोग अपघट्य, विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो यहाँ यदि हम सिंपल भाषा में परिभाषित करें तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब विद्युत अपघट्य में से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह विद्युत अपघट्य अपने निर्माण करता या निर्माण करने वाले पदार्थों में विभाजित हो जाता है। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। तो आइए इस उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक बीकर लिया, ये एक बीकर है और इस बीकर में मान लीजिए हम H2SO4 फिलअप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर H2SO4 हमने भर दिया और जैसे ही इसमें आप विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, जैसे ही आप लोग इसमें विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो यह जो H2SO4 होता है ये H2 और SO4 इनके आयनों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, H2 के आयन अलग बनेंगे और SO4 के आयन बन जाएंगे। तो जो H2SO4 यहाँ जुड़ा हुआ था वो H2 और SO4 में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यह प्रभाव जो है यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। आइए दोस्तों, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बाद एक अन्य प्रभाव और होता है विद्युत धारा में, वह भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट होता है दोस्तों विद्युत धारा का किरण प्रभाव। देखिए दोस्तों, जब मान लीजिए हम लोग किसी वैक्यूम ट्यूब में, यानी कि ऐसा ट्यूब जिसमें से हमने एयर भी निकाल ली है, वहां कुछ भी नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है और ना केवल एयर भी नहीं है, तो ऐसी ट्यूब को हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। और इस तरह की जो वैक्यूम ट्यूब है, जब उसमें से हम लोग हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो वहां दोस्तों उसमें से, उस ट्यूब में से किरण निकलती है। ठीक है, और उस किरण की एक विशेषता होती है कि उस किरण की सहायता से आप जो शरीर के अंदर की हड्डियां हैं
इन हड्डियों का भी पिक्चर ले सकते हैं, इन हड्डियों की आप फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फोटो होती है इसकी सहायता से आप लोग देख सकते हैं कि कहीं हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों यह जो किरण प्रभाव है, इस किरण प्रभाव का उपयोग मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है, चिकित्सीय फील्ड में किया जाता है। ठीक है, तो यह प्रभाव जब कि किसी वैक्यूम ट्यूब में से विद्युत धारा प्रभावित करने पर वहां उसमें जो किरण उत्पन्न होती है, ये जिसे एक्सरे किरण कहा जाता है, तो यह प्रभाव विद्युत धारा का किरण प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आइए दोस्तों किरण प्रभाव को समझने के बाद अब जानते हैं कि विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, जब हम विसर्जन नलिका में या किसी ट्यूब में जब हम गैस भरते हैं, कुछ गैसें जैसे सोडियम वगैरह हम लोग भरते हैं और उसके पश्चात जब इसमें हम लोग करंट प्रभावित करते हैं तो वहाँ ये जो सोडियम होता है ये सोडियम आयन में डिवाइड हो जाता है, मतलब इसके आयन बन जाते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में बहुत इंटेंसिटी वाला लाइट उत्पन्न होता है, यानी कि यहाँ आप सफिशिएंट मात्रा में इससे प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने स्ट्रीट लाइट भी देखी होंगी, जो येलो कलर की स्ट्रीट लाइट होती थी वह सोडियम वेपर लैंप ही होते थे और ये जो गैस आयनीकरण प्रभाव का उपयोग करके ही वो प्रकाश उत्पन्न करते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रभाव है जिसमें कि किसी विसर्जन नलिका में से जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह आयन में वर्गीकृत हो जाते हैं, यह प्रभाव दोस्तों गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। और यही प्रभाव हम लोग जो ट्यूबलाइट होती हैं या सोडियम वेपर लैंप होते हैं, इनमें हम लोग इसी प्रभाव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, इससे रिलेटेड यदि कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट करें। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।